जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अनटच जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का समान अध्ययन का पेपर। ये पीवाईक्यू है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा हो उसमें पीवाईक्यू का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। और आज हम लोग एलटी ग्रेड 2018 का देखेंगे। इसके बाद हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज यानी जीआईसी का पेपर देखेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता का जितने भी पेपर हुए हैं उसके जीएस के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आश्रम पद्धति परीक्षा की जितने भी पेपर हुए हैं उसके जीएस के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद पॉलिटेक्निक परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज जीडीसी की जो समान अध्ययन के जो पेपर हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जितने भी डाइट की परीक्षाएं हुई है, एसडीआई की जो परीक्षा हुई है, और तो और खंड शिक्षा अधिकारी की जो जीएस का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 2014, 16, 21 और 22 में जितने सारे पेपर हुए हैं जिसमें जीएस के पोर्शन है उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके जीएस के पोर्शन को देखेंगे, ताकि आपकी जो आने वाली परीक्षा 8 दिसंबर को या दिसंबर से जो शुरू हो रही है एलटी ग्रेड की परीक्षा में काफ़ी हेल्प सहायता हो सके। क्योंकि पीवाईक्यू से एक आइडिया मिलता है और कभी कभी तो क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं 2018 एलटी ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया जीएस का पहला प्रश्न क्या था। ठीक है, एक तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसका पहला प्रश्न दिया है, आइए देखते हैं। दिया है, एक मिनट, दिया है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वह जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। तो किसमें कहा गया है? श्वेताश्वर उपनिषद, गोपद ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के बारे में आप लोग को जानना है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और यजुर्वेद, आपको पता है कि वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधान के बारे में बात की गई है। ठीक है, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। ठीक है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और इसके बाद ये जो श्वेताश्वर उपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद की उपनिषद है। और ये वृहदारण्यक जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद ग्रंथ है। जबकि ये गोपथ जो ब्राह्मण है ये अथर्ववेद का ब्राह्मण है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, और इधर दूसरी सूची में दिया है दत्ता देवी, कुबेर नागा, कुमार देवी और अनंत देवी। इसको मिलाना है, तो आइए इसको मिलाते हैं हम लोग पहले। तो चंद्रगुप्त प्रथम का हो जाएगा कुमार देवी। ठीक है, दूसरा है समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ये कुबेर नागा हो जाएगी, और कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी। ठीक है, तो क्या ये कैसे हो जाएगा? 3 और 3, 1, 2, 4। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस में दिया हुआ है 3, 1, 2, 4, यानी 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का कुमार देवी, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का कुमार देवी, समुद्रगुप्त का द्वितीय दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय का कुबेर नागा और कुमारगुप्त की अनंत देवी। ठीक है, तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया है अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है,
पहला है, यह भारतीय राज शासन से संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। ठीक है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब ये देखना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन प्रथम दृष्टया गलत है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जो कुछ ऐसे विद्वान हैं, जैसे जाली हुए, कीथ हुए, विंटर नित्ज हुए, जो विदेशी विद्वान हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना ही नहीं मानी और उसके शासनकाल को लेके या उसके समय को लेके भी बहुत मतभेद है। तो उनके हिसाब से ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य और शासन तंत्र का उल्लेख मिलता है, अर्थात ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो ये देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन केवल एक सही है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है। जबकि कुछ विद्वान हैं जो अर्थशास्त्र को चाणक्य की रचना ही नहीं मानते, तो उनका ये कहना है कि उसमें इस तरह के किसी प्रकार का कोई उल्लेख मौर्य साम्राज्य के बारे में या मौर्य प्रशासन के बारे में नहीं है। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे, विदेशी जो विद्वान है उनके हिसाब से तो ये दोनों सही हो जाएगा। लेकिन उनके हिसाब से नाम अगर नहीं माना जाएगा तो इसका सही उत्तर केवल एक होगा, क्योंकि भाई अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य और मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चौथा नंबर है। इसमें दिया है कि इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया है। तो इब्ने बतूता दिया है, अलबरूनी दिया है, फरिश्ता दिया है, अबुल फजल दिया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्ने बतूता। ठीक है, इब्ने बतूता, इनकी पुस्तक थी रेहला। ठीक है, ये कहाँ का निवासी था, मोरक्को का। ठीक है, मोरक्को का निवासी था और एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था। ठीक है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था। अब इसमें देख लेते हैं अलबरूनी। अलबरूनी जो है वो महमूद गजनबी के शासनकाल में था। ठीक है, फरिश्ता इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह का संरक्षक मिला था इसको। अबुल फजल के बारे में आप लोगों को तो पता है, अकबर। ठीक है, ठीक है, इस तरह ये चारों ऑप्शन हो गए। आइए देखते हैं आगे, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास, और जल्दी से हो जाएगा तो समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और डलहौजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, आप लोग को पता है कि 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। ठीक, लॉर्ड रिपन के बारे में, इसके बारे में कहा जाता है, एक था दिल्ली दरबार उस समय 1877 में। ठीक है, और लॉर्ड रिटन के बारे में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इसी के समय आया था। तो लॉर्ड लिटन के समय दो चीजें हो गई, एक दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार 1877 में, दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन के बारे में आप लोग को तो पता है, बंगाल का विभाजन 1905। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप लोग को पता है, व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, ये चारों ऑप्शन हो गए। चारों ऑप्शन की व्याख्या हो गई। ज़्यादा व्याख्या लेके नहीं चलेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले इसकी 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, और राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में से, ठीक है, किसी भी सदन
दोनों सदनों में से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ठीक है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में दिया है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है और किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। एक मिनट, बड़े हो जाओ भाई, कहाँ गए? हाँ, 7वां प्रश्न ये रहा। दिया हुआ कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है ना। अब आप देखेंगे इसमें कि अनुच्छेद 159 के तहत ये होता है। ठीक है, 159 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और आर्टिकल 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और तो और राज्यपाल का जो समयावधि होती है, कार्यकाल होता है, वो 5 वर्ष का होता है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। वहीं अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो 3 चीज क्लियर हुई। आर्टिकल 159 के तहत पद एवं गोपनीयता की बात की गई है। ठीक है ना। अनुच्छेद 155 कहा गया है, 155 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, और राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां हो गया, 8वां देखते हैं। ठीक है, 8वें में दिया है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो पंचायती राज से संबंधित इसका उत्तर हो जाएगा भाग 9। ठीक है, भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है और भाग 9 का जो है वो नगर निगम या नगर पालिका से, यानी शहरी पंचायत से संबंधित है। और 9 खा जो है वो सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, सहकारी समितियों से संबंधित है। और वहीं भाग 10 जो है वो SC ST क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 जो है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, यानी भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध की बात की गई है। और भाग 12 में वित्त, संपत्ति और अनुबंध की बात की गई है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, और यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, एक मिनट, भाग 9 में देखेंगे। यहाँ पे भाग 9 में देखेंगे कि पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक दिया गया है। ठीक है, और पंचायती राज में 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, और पंचायती राज में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 पंचायतें शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक मिनट, कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न ये रहा। ठीक है, दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में तेल शोधनशाला नहीं है। जबकि गुजरात में जामनगर तेल शोधनशाला
और गुजरात रिफाइनरी, ये दो हैं। इसमें ये रिलायंस इंडस्ट्री वाला है, ये रिलायंस क्या है, और ये जो गुजरात रिफाइनरी है वो इंडियन ऑयल IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा है। ठीक है। केरल में जो है वो कोच्चि रिफाइनरी है। ठीक है, केरल में कोच्चि रिफाइनरी है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया हल्दिया रिफाइनरी है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 10वां है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। ठीक है, हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर, गिलबर्ट रिवर, ऑरेंज रिवर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑरेंज रिवर। ठीक, ऑरेंज रिवर जो है वो दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। इवन ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है ऑरेंज रिवर, है ना। और ऑरेंज रिवर ये ड्राकन्सबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में, वहां से निकलती है। बाकी फ्लिंडर्स और गिलबर्ट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, क्या है, क्वींसलैंड में बहती है। और ये हंटर रिवर ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्थ न्यू साउथ वेल्थ में बहती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑरेंज रिवर है, जो दक्षिण अफ्रीका में बहती है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। एक मिनट, 11वां प्रश्न देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से एक मिनट निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना जनसंख्या का अब ह्रास अभिलिखित हुआ। ठीक है, यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से कहाँ पर जनसंख्या का ह्रास हुआ, यानी जनसंख्या में कमी हुई। तो इसका सही उत्तर, इसका विकल्प दिया केरल, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में 2011 की जनगणना के अनुसार -0.58% की गिरावट देखी गई। ठीक, बाकी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, आपको पता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। केरल सबसे अधिक शिक्षित राज्य है, साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये दिया हुआ है। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। ऑप्शन है युद्ध, बी ऑप्शन है आपदा, सी ऑप्शन है जन नियंत्रण, और डी ऑप्शन है सामाजिक बुराई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक बुराई। ठीक है, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म नियंत्रण। ठीक, माल्थस ने 1798 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, क्या पुस्तक का नाम है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में बताया था कि जो जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय क्रम में बढ़ता है, जबकि जो खाद्य आपूर्ति है वो अंकगणितीय क्रम में बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है। ठीक, रेगिस्तान, घास का स्थल, टुंड्रा, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र एक जियोम नहीं है, जबकि रेगिस्तान, घास का स्थल और टुंड्रा ये जियोम है। जियोम बेसिकली एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, और इस भौगोलिक क्षेत्र में समान प्रकार की जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र एक जियोम में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, एक जियोम में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का प्रयोग टांसले ने किया था, आपको पता है, 1935 में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है।
दिया है दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को पता है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? लखीमपुर खीरी जिला में। ठीक है, लखीमपुर खीरी जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न हो गया, 15 प्रश्न देखते हैं। दिया है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है। तो चूंकि ये परीक्षा 2018 में हुई थी, 2018 का है, तो उस समय जो प्रजनन दर था वो 2.2 था। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से ये ऑप्शन ए सही है। जबकि वर्तमान में 2023 के अनुसार जो TFR रेट है वो है 1.9%। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1.9% है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16वां। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? 1911, 1921, 1951, 1991। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921। भारत में जनगणना का महाविभाजन वर्ष, यानी 1921 को महाविभाजन वर्ष इसलिए कहा जाता है कि 1921 से पहले जो जनसंख्या है वो बढ़ रही थी, फिर बीच में 1921 में जनसंख्या में गिरावट आती है, हालांकि इसके बाद फिर बढ़ती है, इधर भी बढ़ रही थी, इधर भी बढ़ी है, लेकिन जब 1921 में गिरावट आई थी, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि 1918 में फ्लू महामारी था एक, उसका प्रकोप भारत में आया था, जिससे लगभग 12 से या 13 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921। ये काफी आम प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले इस बार भी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर दिया है SIR विधि संबंधित है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है धान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धान। ठीक है, SIR इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये धान से संबंधित है। अगला प्रश्न है 18 नंबर देखते हैं। इसमें भी एक तरफ दिया कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसमें लगने वाले कीट दिया है। तो इसमें दिया है मूंगफली फली छेदक, चना फली छेदक, धान बंका, मक्का तना छेदक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूंगफली। ठीक है, मूंगफली है ना, क्या हो जाएगा? मूंगफली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूंगफली। चना में फली छेदक कीट लगते हैं, धान में बंका, ठीक है, मक्का में तना छेदक सही है, लेकिन मूंगफली में फली छेदक नहीं होता, क्योंकि फली छेदक जो है वो बेसिकली फली वाले फसलों में लगते हैं, जिससे मूंग, उड़द, चना, मटर, इन सब में लगता है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया है मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता है। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 250%, ऑप्शन डी 300%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 300%। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कीट नहीं, प्रजाति होना चाहिए। ठीक है, प्रजाति क्या होना चाहिए? प्रजाति। ठीक है, मूंगफली, कौशल, सरसों, वरदान, अलसी, चमत्कार, चना, उदय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलसी।
ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सही सुमेलित है। अलसी की जो प्रजाति है वो है शुभ्रा, शुभ्रा, जानकी, ठीक है, पूसा टू, मुक्ता और लक्ष्मी 27, है ना। और इसकी एक प्रजाति अलसी की और है गौरव, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चमत्कार इसकी प्रजाति नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी अन्य सन सुमेलित थे ऊपर, ठीक है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक द्वारा, ठीक है। प्रतिजैविक द्वारा मतलब एंटीबायोटिक द्वारा, आ गया ये रहा, एंटीबायोटिक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है क्षय रोग, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी हैजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खसरा। खसरा इसलिए होगा क्योंकि खसरा जो है वो विषाणु से होता है, और जब विषाणु से होगा तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, ठीक है। जबकि क्षय रोग, टिटनेस और जो हैजा है ये जीवाणु द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है, जीवाणु द्वारा होते हैं। और खसरा जो है वो विषाणु द्वारा होता है, ठीक। तो खसरा विषाणु द्वारा होता है, इस वजह से एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा। जबकि क्षय रोग, टिटनेस, हैजा जो है वो बैक्टीरिया से होते हैं, इस वजह से इनका निदान एंटीबायोटिक से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर। 22 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, रेडियो कार्ल बेंच, बैरोमीटर ई टॉरिसेली, डी डायनमो माइकल फैराडे। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, रेडियो कार्ल बेंच। यानी रेडियो की खोज कार्ल बेंच ना करके मार्कोनी ने की थी, मार्कोनी ने की थी, ठीक है। बाकी कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को, बैरोमीटर ई टॉर्सोली सही है, डायनमो माइकल फैराडे सही है, इनके जनक है, ठीक है। रेडियो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रेडियो मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी होगा। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न देखते हैं, दिया है संचार उपग्रह, एक मिनट। संचार उपग्रह सदैव ऑप्शन ए अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, ऑप्शन बी स्थिर रहते हैं, ऑप्शन सी भू स्थिर रहते हैं, ऑप्शन डी अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू स्थिर रहते हैं, ठीक है। क्योंकि संचार उपग्रह हमेशा, ये आपको पता होगा कि संचार उपग्रह जो है वो भू स्थिर यानी मतलब भू तुल्यकालिक, जियोसेंट्रिक यानी भू तुल्यकालिक कक्षा में ही स्थापित किए जाते हैं, इसलिए ये भू स्थिर हमेशा रहते हैं। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, ठीक है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदार्थों में, एक मिनट, दिया है निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। ऑप्शन ये है तांबा, बी है जर्मेनियम, सी है चांदी, डी है लोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम, यानी जर्मेनियम की चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। अर्थात जर्मेनियम, ये जर्मेनियम क्या है, एक अर्धचालक है, ठीक है, अर्धचालक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों अर्धचालक है। अर्धचालक का ये विशेषता होती है कि जब इनका तापक्रम बढ़ेगा, मतलब चालकता, तापक्रम बढ़ने के साथ चालकता बढ़ती है, ठीक है। जब तापमान बढ़ाया जाएगा तो इनकी चालकता बढ़ेगी, अर्धचालक की चालकता बढ़ेगी। वहीं जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ जो होते हैं उनकी तापमान बढ़ाने पर उनकी चालकता घटती है, ठीक है। अगर चालक पदार्थ रहेगा, चालक धातुएं जो होती हैं उनका तापमान बढ़ाया जाएगा तो उनकी चालकता घटती है। और अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं जिनकी चालकता जो है वो चालकों से कम,
तथा अर्धचालकों से अधिक। ठीक है, यानी बीच के होते हैं ये अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक की जो चालकता होती है वो चालक पदार्थों से कम, जबकि अचालकों से अधिक होती है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये 25 नंबर का प्रश्न जो है वो मैथ है, 26 नंबर भी मैथ है, 27 नंबर भी मैथ है। आइए देखते हैं 28 नंबर क्या है। 28 नंबर प्रश्न दिया है, करंट से संबंधित है। यह है, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। 2018 में, ये मई 2018 में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, इसको बढ़ा लेते हैं, पूरा देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है साइना नेहवाल, बी दिया है पीवी सिंधु, सी दिया है के गिलमोर और डी दिया है मिशेल ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइना नेहवाल। 2018 राष्ट्रमंडल खेल 2018 की बात हो रही है। बैडमिंटन में महिला एकल खिताब साइना नेहवाल ने जीता था, जबकि 2022 में यही खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। ठीक है, पीवी सिंधु ने 2022 में जीता है। एक चीज और कहना चाहता हूँ साथियों कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 30वां यानी आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न दिया हुआ है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। तो ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए था 135, ऑप्शन बी 136, ऑप्शन सी 138, ऑप्शन डी 137। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस समय के हिसाब से 138, यानी सी ऑप्शन सही था। 2018 की बात हो रही है, जबकि 2025 की बात की जाए तो भारत का स्थान 151वां है, और कितने देशों में? 180 देशों में। ठीक है, 180 देशों में 151वां स्थान है भारत का 2025 में। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये रहे एलटी ग्रेड के 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसके जीएस के 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस क्रम में अभी जीआईसी प्रवक्ता और जीआईसी और राजकीय आश्रम पद्धति की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, डाइट की परीक्षा, एसडीआई की परीक्षा, बीईओ की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सब में जीएस के जितने भी प्रश्न आए हैं, यानी आप एक लगभग 35 से 40 पेपर ऐसे हैं जिनके पीवाईक्यू आप करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो जो है वो आसानी तक पहुँच जाएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।